नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जीचल्स। अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको अपने एलएसी को सुरक्षित रखना है तो फिर चीन के पूर्वी इलाके को डिस्टर्ब रखना होगा। आप हमें बताइए कि चीन के पूर्वी इलाके में उसके सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो फिर इस इलाके को डिस्टर्ब रखने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनता जा रहा है। उसने हाल ही में भारत का ब्रह्मोस खरीदा है और उसके साथ सबसे पहले हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाना होगा। ऐसा इसलिए ताकि भविष्य में जब कभी भी चीन एलएसी के रास्ते भारत पर हमला करने की कोशिश करेगा तो फिर भारत फिलीपींस के वाटर में यानी साउथ चाइना सी में तैनात अपने सबमरीन की मदद से कुछ खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल चीन के पूर्वी इलाके में आसानी से दाग सकता है। हालांकि देखिए, ये काम इतना आसान नहीं होगा क्योंकि चीन अपने पूर्वी इलाके में कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके रखता है, जिसमें S-400 भी शामिल है। इसलिए भारत को सबमरीन से एक ऐसा मिसाइल लॉन्च करना होगा जो चीन के सभी एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग S-400 को आसानी से चकमा दे सके। इस मकसद को अंजाम देने के लिए कलाम सीरीज के मिसाइल जैसे कि K5 और K6 सबसे घातक साबित हो सकते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि विचार पैदा करने वाला मस्तिष्क एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन विचार कभी नहीं मरता। आज कलाम साहब हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए विचार, खास करके अंतरिक्ष, शिक्षा, परमाणु, डिफेंस और मिसाइल के क्षेत्र में उनके विचार इस भारत देश को हमेशा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कलाम सीरीज की K5 और K6 इन दोनों सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी आसानी से फिट की जा सकती है, जिसे भारत ने हाल ही में अग्नि 5 के अंदर टेस्ट किया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से भारत जब अपने सबमरीन से K5 और K6 जैसे मिसाइल्स चीन के ऊपर छोड़ेगा तो वो एक बार में कई टारगेट पर प्रिसाइज अटैक करेंगे, जिसके कारण चीन के एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो सकते हैं और फिर हमला अपने टारगेट को निश्चित तौर पर हिट करेगा। इस तरह से देखा जाए तो भारत एक ही मिनट में चीन के तकरीबन 7-8 बड़े बड़े शहरों को तबाह कर सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि भारत कलाम सीरीज की मिसाइलों के डेवलपमेंट में कितना आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, भारत के पास फिलहाल K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक है। K4 मिसाइल के दम पर भारत चीन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। भारत को इससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज और ज्यादा स्पीड के साथ साथ जिसे डिटेक्ट ना किया जा सके वैसी पावरफुल मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी। इसी कारण K5 और K6 मिसाइलों की चर्चा सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। K5 मिसाइलों की रेंज 5000 किलोमीटर से लेकर 6000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जिसे ऑलरेडी भारत के अरिहंत क्लास और S5 क्लास सबमरीन में इंस्टॉल किया जा चुका है। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल है। कुछ इन्फॉर्मेशन कहती हैं कि इस मिसाइल के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इसके कारण ये एक ही मिसाइल 5 टारगेट को हिट कर सकती है। लेकिन अगर बात करें K6 मिसाइलों की तो इसकी रेंज 8000 किलोमीटर से लेकर 12000 किलोमीटर तक होने वाली है। इसे अभी डेवलप किया जा रहा है। इस घातक मिसाइल को भारत के S5 सबमरीन में लगाया जा सकता है और ऐसा माना जाता है कि भारत के K6 मिसाइल के आगे चीन के सभी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। और यही वो मिसाइल है जो साउथ चाइना सी में तैनात होकर LAC की भी आसानी से सुरक्षा कर सकता है। 39 फीट लंबी इस मिसाइल में 3000 किलोग्राम वजनी परमाणु हथियार लगा सकते हैं। इससे भी एक बार में कई टारगेट्स पर निशाना लगाया जा सकता है। देखिए, अगर भारत को चीन पर सही मायने में लगाम लगानी है तो इसके लिए हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल मौजूद होने चाहिए जो जमीन से, जहाज से, हवा से और पनडुब्बी से चीन की धरती पर वार करने के लिए हमेशा तैयार हों। जमीन के मामले में हमारे पास अग्नि 5 तैयार हो चुका है। आसमान के मामले में हमारे पास ब्रह्मोस के साथ साथ और भी कई घातक मिसाइल मौजूद हैं, जिस पर आप परमाणु वॉरहेड लगाकर चीन का सत्यानाश कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों में सबसे ज्यादा भरोसेमंद K सीरीज की मिसाइलें हैं और इसमें भी K6 मिसाइल गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भारत K8 मिसाइल पर भी काम शुरू कर चुका है, जिसकी रेंज में अमेरिका और यूरोप भी आ जाएगा, लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, अब आपको एक ऐसे चोर के बारे में बताने जा रहे हैं जो फ्लाइट में चोरी करके एक बहुत बड़े होटल का मालिक बन गया। ये खबर ट्रेन और फ्लाइट में सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी है। खास करके बुजुर्ग लोगों को ये खबर जरूर जान लेनी चाहिए।
हाल ही में आईजीआई एयरपोर्ट थाना के पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया जो हवाई यात्रा के दौरान चोरी करता था। आरोपी सिर्फ बुजुर्गों को ही निशाना बनाता था। शुरुआती दौर में वो ट्रेनों में एसी कोच में चोरी किया करता। बाद में उसे लगा कि फ्लाइट पैसेंजरों पर हाथ साफ करने पर मोटा माल मिल सकता है। पुलिस के अनुसार 40 वर्षीय राजेश कपूर ने पिछले एक साल में करीब 200 उड़ानें भरी। कई बार एक दिन में वो 3-3, 4-4 उड़ानें भरता था। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में रहने वाला राजेश रईस चोर है। चोरी से वो इतना रईस हो गया कि सेंट्रल दिल्ली में एक होटल भी खरीद लिया। उसकी किस्मत ने तब धोखा दिया जब उसने हाल ही में दिल्ली के रास्ते अमेरिका जाने वाले 2 लोगों को फ्लाइट में निशाना बनाया और कथित तौर पर लाखों के आभूषण लूट लिए। जब यह खबर पुलिस तक पहुंची तो जांच शुरू की गई। टिकट बुक करते समय वो अपने मृतक भाई की आईडीज का इस्तेमाल करता था। वो ज्यादातर कनेक्टिंग फ्लाइट में यात्रियों का पीछा करता था और आमतौर पर हैंडबैग लेकर चलने वाले बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाता। राजेश कपूर या तो विमानों में चढ़ने से पहले या फिर विमान के हवा में होने पर हाथ की सफाई करता। जांच में शामिल डीसीपी का कहना है कि बोर्डिंग के वक्त अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए वो चुपके से ऊपरी कैबिनों में छानबीन करता और यात्रियों के हैंडबैग से कीमती सामान चुरा लेता। बोर्डिंग प्रोसेस में लोगों का ध्यान बटा रहने के कारण वो टाइमिंग का फायदा उठाता था। आगे पुलिस ने बताया कि अगर राजेश का टारगेट उसकी सीट से दूर होता तो वो क्रू मेंबर से अपनी सीट बदलने की जिद करता था और अपने टारगेट के बगल में बैठ जाता। राजेश 2005 से ही इस हैरत अंगेज चोरी के धंधे को चला रहा है, लेकिन अब उसे पकड़ लिया गया है और उसके साथ पुलिस ने एक ज्वेलर दोस्त को भी पकड़ा है जो चुराए गए आभूषणों को पिघलाकर मोटा पैसा कमाता था। अब आइए आपको पीएम मोदी की कमाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में कुल संपत्ति 3.02 करोड़ रुपए घोषित की। इसके अलावा प्रधानमंत्री के पास लगभग 53,000 रुपए नकद हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनकी इनकम वित्त वर्ष 2018-19 में 11 लाख रुपए से दोगुनी होकर 2022-23 में 23.5 लाख रुपए हो गई। पीएम मोदी के हल्फनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी अधिकतर चल संपत्ति 2.85 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में एसबीआई बैंक में जमा है। साल 2019 में दिए हल्फनामे के मुताबिक साल 2024 में उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ। पीएम मोदी ने 2014 में 1.66 करोड़ रुपए और 2019 में लोकसभा चुनाव में 2.51 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। हालांकि 2024 में उनकी कुल संपत्ति 3.02 करोड़ रुपए बताई गई है। पीएम मोदी के हल्फनामे में बताया गया कि उनकी इनकम का सोर्स सरकारी वेतन और उनकी बचत पर अर्जित ब्याज है। उन्होंने बताया कि उनके पास ना तो कोई घर है और ना ही उनके पास कोई गाड़ी है। हालांकि पिछले 5 साल में पीएम मोदी की चल संपत्ति में इजाफा हुआ, साथ ही उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पिछले 5 सालों की इनकम से संबंधित जानकारियों को भी साझा किया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, मोबाइल सिम धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव के बाद 25% बढ़ सकता है आपके मोबाइल का बिल। टेलीकॉम कंपनियों ने 2019 से 2023 के बीच 3 बार टैरिफ में बढ़ोतरी की है। अब वो चौथी बार इसमें बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि मोबाइल बिल में 25% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे इन कंपनियों को अपना प्रति यूजर रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी। ऐसा करके कंपनियां 5G में इन्वेस्ट किए गए लागत को अपने ग्राहकों से वसूलने की कोशिश करेगी। चलते चलते दोस्तों, हम स्क्रीन पर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ जाते हैं। इस विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। ऐसी ही और ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जी चिल्स पर भी विजिट कीजिए। धन्यवाद।